सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की, जिसमें कई एंगल हैं, कई कहानियां हैं, कई राज हैं, कई सवाल भी हैं। दिल्ली ब्लास्ट के 24 घंटे के बाद आपके लिए हम पूरा सच बताने वाली सत्ता की 7 कुंजी लेकर आए हैं, जिसमें पूरी कहानी आपको बताऊंगी। सवाल है कि आखिर दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कौन है, किसके आदेश पर यह धमाका किया गया था, क्या साजिश और भी बड़ी थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली के अहम इलाके में इस विस्फोट के बाद भारत का अगला कदम क्या होगा। पाकिस्तान के लिए यह सवाल ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि पिछले 24 घंटे से भारत में हलचल है, जिससे पाकिस्तान घबराया हुआ है, बेचैन है। इसीलिए सत्ता की पहली कुंजी पाकिस्तान को बहुत दर्द देने वाली है। पाकिस्तान के संकट की 4 वजह आप भी जान लीजिए। भारत में कल शाम 5:30 पर CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हो सकती है। यह बैठक ऐसे माहौल में कई मायने रखती है। यहां पर नोट करने वाली बात यह भी है कि NIA को लाल किले के ब्लास्ट की जांच सौंपी गई है। भूटान दौरे से PM मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट पर साफ साफ संकेत दे दिए हैं, साफ साफ संदेश दे दिया है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, षड्यंत्रकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। यह बयान पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए काफी है। पाकिस्तान ये सोच सोचकर परेशान है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान कनेक्शन का पर्दाफाश हो चुका है। इतना ही नहीं, आज दिल्ली ब्लास्ट पर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग का दौर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर 1.5 घंटे तक बैठक की। उसके बाद सेकेंड राउंड की बैठक 2 घंटे तक हुई। IB चीफ, NIA, NSG के साथ गृह मंत्री ने मीटिंग की। ये कहा कि दोषियों को कड़ा दंड दिया जाएगा। वहीं दिल्ली, हरियाणा, यूपी के कई शहरों में लगातार छापे मारे जा रहे हैं। जैश से जुड़े कई आतंकी भारत में पकड़े गए हैं। जैश का मुखिया मसूद अजहर पाकिस्तान में ही बैठा हुआ है। पाकिस्तान के डर को आप इससे समझ सकते हैं कि वहां पिछले 24 घंटे से क्या चल रहा है। पाकिस्तान में सबसे उच्च स्तर का सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है। नोटिस टू एयरमैन यानी नोटैम जारी किया गया है। वायुसेना, नौसेना को हर स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। रेड अलर्ट पर पाकिस्तान के सभी एयरबेस और एयरफील्ड भी हैं। फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट की जांच हर एंगल से हो रही है। ब्लास्ट स्पॉट से फोरेंसिक टीम ने करीब 42 नमूने कलेक्ट किए हैं, जिनकी कल से लैब में जांच शुरू होगी। 42 सैंपल में कार के दोनों टायर, चेसिस नंबर, बोनेट के पार्ट्स बरामद किए गए हैं। सबूत इकट्ठे किए गए हैं। जांच के बाद यह पता चल जाएगा कि किस तरह के हाई विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों पर PM मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा है, सुनिए। इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. पाकिस्तान में भारत की अगली कार्रवाई को लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में हमला पैनिक बटन पर हाथ रखने जैसा है।
दिल्ली में ब्लास्ट का मतलब है पाकिस्तान को तैयार रहना होगा। दिल्ली धमाके पर सत्ता की दूसरी कुंजी खोलते हैं और आपको फरीदाबाद की उस अल फलाह यूनिवर्सिटी में लेकर चलते हैं जिसका लिंक आतंक के 3 प्रोफेसर से है, जो डॉक्टर के वेश में अल फलाह यूनिवर्सिटी में बैठकर टेरर की प्रयोगशाला चला रहे थे, जिन्होंने पढ़ाई तो मेडिकल की थी लेकिन सप्लाई आतंक की कर रहे थे। ये वो चेहरे हैं जो डॉक्टर के नाम पर दाग हैं, जिन्होंने एमबीबीएस की डिग्री के मायने ही बदल दिए, जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया तक पर हो रही है। सभ्य समाज के लिए और डॉक्टर की पढ़ाई करके लोगों की सेवा करने का इरादा रखने वालों के लिए एमबीबीएस का अर्थ है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। लेकिन इन आतंकियों के लिए एमबीबीएस का मतलब सिर्फ एक था, मास्टर इन बॉम्ब ब्लास्ट स्टडीज। और इन आतंकियों की पनाहगाह बनी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां वो छात्रों को मेडिकल का ज्ञान देते थे, उन्हें पढ़ाते थे। लेकिन असल में ये प्रोफेसर आतंक के उस प्रिंसिपल के लिए काम कर रहे थे जिसका नाम है मसूद अजहर। आतंक की अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ जिन आतंकियों का लिंक सामने आया है उसमें पहला नाम है डॉक्टर उमर, जो असलियत में फिदायीन आतंकी था लेकिन यूनिवर्सिटी की नजर में प्रोफेसर था। इसी तरह डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, ये भी फिजिशियन था, प्रोफेसर के पद पर था लेकिन इसका भी असली चेहरा आतंकी का है। और तीसरा चेहरा जिसे महिला आतंकी बताया जा रहा है, नाम है शाहीन शाहिद, जो भारत में मसूद की आतंकी विंग की हेड है लेकिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के वेश में रहती थी। अब आतंकियों के साथ कनेक्शन रखने वाली ये अल फलाह यूनिवर्सिटी की ही जांच एजेंसियों का सबसे पहला टारगेट है। अब ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इस यूनिवर्सिटी में उमर, मुजम्मिल और शाहीन जैसे कितने आतंकी हैं। आज पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में जबरदस्त तलाशी अभियान भी चलाया है। पुलिस के अनुसार ये हो सकता है कि दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया विस्फोटक यूनिवर्सिटी की लैब में ही तैयार किया गया हो। इसीलिए पुलिस ने लैब के साथ साथ पूरे कैंपस में सर्च ऑपरेशन किया। पुलिस ने उस कमरे की भी तलाशी ली जहां फिदायीन हमलावर डॉक्टर उमर रहता था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने यूनिवर्सिटी के कुछ कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया है और सभी संदिग्ध लोगों के साथ सख्ती से पूछताछ की जा रही है। आज TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर न सिर्फ फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंचे बल्कि दिल्ली के ओखला में मौजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर भी गए। हम आपको इस पर भी एक न्यूज रील दिखाएंगे। दिल्ली में लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट के तार आखिरकार फरीदाबाद से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस I-20 कार में ब्लास्ट हुआ था उसको डॉक्टर उमर चला रहा था, वही डॉक्टर उमर जो इस फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। कल सुबह जब यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और जो हरियाणा पुलिस है उसने रेड की तो यहीं से मुजम्मिल की गिरफ्तारी के और निशानदेही के बाद लगभग 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। और उन्हीं की जो मुजम्मिल की एक सहयोगी थी डॉक्टर शाहीना, उसको भी गिरफ्तार किया गया। इसी डॉक्टर शाहीना की कार का इस्तेमाल जो मुजम्मिल था वो कर रहा था और अदील का बेहद करीबी बताया जा रहा है डॉक्टर उमर। यानी कि मुजम्मिल, अदील, डॉक्टर उमर और शाहीना ये आपस में कनेक्टेड थे और मुजम्मिल, उमर और शाहीना वो इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर रहते थे। TV9 भारतवर्ष एक्सप्रेस पहुंचा है अल फलाह के दिल्ली के दफ्तर में, जो कि 274A जामिया ओखला में है। और देखिए दफ्तर है यहाँ पर और यहाँ जो है कैलेंडर यहाँ पर लगा हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर जब हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ऑथराइज नहीं है, कैमरे पे नहीं आएंगे। लेकिन उन्होंने ये साफ किया कि ये जो दफ्तर है ये केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल होता है और यहाँ 10 से 12 कर्मचारी ही काम करते हैं। और ऐसे में यूनिवर्सिटी जो है उनकी तरफ से ये कुछ अभी तक जो उनका वर्जन है वो नहीं आया है। लेकिन जिन अधिकारियों से हमने बात की उन्होंने कहा कि उनको परमिशन नहीं है बात करने की। हमने कोशिश भी की बात करने की, लेकिन उनका कहना है कि वो जल्द इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे। अल फलाह विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 में हुई थी। इसे 2015 में यूजीसी से मान्यता मिली। ये निजी विश्वविद्यालय अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित होता है और फरीदाबाद के धौज में करीब 70 एकड़ के परिसर में फैला हुआ है।
लेकिन सवाल यह है कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर तीन आतंकी प्रोफेसर के पद पर तैनात थे, तो आखिर मैनेजमेंट को इसका पता कैसे नहीं लगा? क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है। देखिए क्या सवाल उठ खड़े हुए हैं, आपके सामने रख रहे हैं। पहला बड़ा सवाल यही कि यूनिवर्सिटी में तीन इस तरह के प्रोफेसर थे तो कैसे नहीं पता? क्या नौकरी देने से पहले किसी प्रोफेसर का बैकग्राउंड चेक नहीं किया गया, नहीं देखा गया कि इनका बैकग्राउंड क्या है? इसके बाद एक और बड़ा सवाल यह कि यूनिवर्सिटी में रहकर डॉक्टर किस तरह से आतंक की सप्लाई कर रहे थे? डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन आतंक की सप्लाई कैसे यहां से कर रहे थे? प्रबंधन इससे अनजान कैसे रहा इतने लंबे समय तक? एक बड़ा सवाल है। एक बहुत जरूरी सवाल यह है कि क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंक के और भी प्रोफेसर हैं? क्या और भी लोग इनके साथ शामिल थे? ये जांच का विषय है और इसकी तह तक जाने की जरूरत है। अभी अल फलाह यूनिवर्सिटी के आतंक वाले कितने राज सामने आने बाकी हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। आतंक से जुड़े आरोपों और इन सवालों पर टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता ने अल फलाह यूनिवर्सिटी का पक्ष भी जानने की कोशिश की। देखिए क्या हुआ। हम जो है कोशिश करेंगे डॉक्टर भूपेंद्र कौर जो हैं, जो वीसी हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी की, उनसे बात करने के लिए, और यहाँ पर जो है कॉल उनको मिलाते हैं। भूपेंद्र मैम, गुड इवनिंग, कैसे हैं? गुड इवनिंग, कौन बोल? मैम मैं जीत भाटी बोल रहा हूँ टीवी9 से। मैम आपका इंटरव्यू के लिए समय चाहता था, अगर आप दे दें तो। मैम देखिए, जैसे इंटरव्यू की बात करी है, पूछा पहले कौन है, उसके बाद फ़ोन काट दिया। हमारी कोशिश है, क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल है, कि टीवी9 भारतवर्ष यूनिवर्सिटी का पक्ष जाने, लेकिन ये वहाँ की वीसी थी, वाइस चांसलर डॉक्टर भूपेंद्र कौर। जैसे इन्होंने सुना कि हम इनका इंटरव्यू चाहते हैं, पक्ष जानना चाहते हैं कि जो लोग पकड़े गए हैं उनसे क्या संपर्क है या यूनिवर्सिटी का उनके बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने तुरंत फ़ोन काट दिया। और सत्ता में अब दिल्ली में हुए धमाके की तहकीकात वाली कुंजी खोलते हैं। ब्लास्ट की जांच का एपिसेंटर अब फरीदाबाद बना हुआ है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में रेड हुई है। धमाके की जांच की जिम्मेदारी एनआईए को सौंप दी गई है। जांच के दौरान कुछ अहम फुटेज भी मिली है, जिनसे चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। इस साजिश से जुड़ी जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे भी पूरी साजिश को डिकोड किया जा रहा है। जिस वीडियो के आधार पर पुलिस ने दिल्ली के दुश्मन की पहचान की है, वो ये तस्वीर है। डॉक्टर उमर काले रंग के मास्क में ड्राइविंग सीट पर था। ये वही i20 कार है जिसके जरिए ब्लास्ट किया गया। ये फुटेज उस वक्त की है जब वो पार्किंग से गाड़ी लेकर बाहर निकल रहा था। कार के अंदर मास्क से ढका हुआ चेहरा साफ दिख रहा है। अगला वीडियो तब का है जब वो लाल किले की पार्किंग के अंदर जा रहा था। विस्फोटक से भरी गाड़ी यहीं पार्क की गई थी। उस वक्त दोपहर के 3:19 हो रहे थे। बगल में दिल्ली पुलिस का बैरिकेड भी दिख रहा है। अब ये देखिए तीसरा वीडियो। शाम के लगभग 6:30 बजे थे जब ये गाड़ी लेकर डॉक्टर उमर मौत बांटने के लिए यहां से बाहर निकला। इससे भी वो काले मास्क में ही इसके दौरान भी दिखाई देता है। इस तस्वीर में भी लाल किले की पार्किंग से निकलने के कुछ ही मिनट के बाद धमाका हुआ था। टीवी9 भारतवर्ष को सूत्रों से कुछ अहम जानकारी पता चली है। लाल किले की पार्किंग में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड वीडियो देखने के बाद एक्सप्लोजिव तथ्य सामने आ रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि डॉक्टर उमर 3 घंटे तक पार्किंग में ही बैठा रहा। वो एक बार भी, 1 सेकंड के लिए भी कार से बाहर नहीं निकला। यहां तक कि उसने चेहरे से मास्क तक नहीं हटाया। सीसीटीवी से पता चल रहा है कि दोपहर 3:19 पर वो पार्किंग में दाखिल हुआ और उसके बाद शाम 6:48 पर बाहर आया। इस दौरान वो लगातार गाड़ी के अंदर ही रहा। एजेंसियों को शक है कि इससे पहले वो फरीदाबाद में अपने सहयोगियों से मिला था, क्योंकि जिस कार से ब्लास्ट हुआ उसे कल सुबह 7 बजे फरीदाबाद में देखा गया था। देखिए क्या कुछ हुआ है, आपको हम पूरा जो सफर है उस गाड़ी का वो भी बताते हैं, क्या जानकारी है। रेकी या ऑर्डर का इंतजार क्या है 3 घंटे का राज, ये बड़ा सवाल है कि 3 घंटे जब पार्किंग में रहा गाड़ी को लेकर डॉक्टर उमर, तो उस वक्त क्या कर रहा था। 11 घंटे दिल्ली में कहां गया डॉक्टर उमर, ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी फरीदाबाद से जब गाड़ी निकली और उसके बाद दिल्ली आई तो कहां वो इस गाड़ी को लेकर गया। उमर ने दिल्ली फरीदाबाद में किससे मुलाकात की, यानी किन किन लोगों से उसकी मुलाकात हुई, उन्हें क्या जानकारी हासिल थी, क्या वो उसके इसी मॉड्यूल के हिस्से थे। लगातार 3 घंटे पार्किंग में क्यों रुका रहा, ये एक बड़ा सवाल है। पार्किंग में 3 घंटे लगातार गाड़ी में बैठा रहना और गाड़ी से नीचे नहीं उतरना, इसके पीछे का राज क्या है। क्या दरअसल मकसद था गाड़ी में बैठे रहने के पीछे। क्या उमर किसी के आदेश का इंतजार कर रहा था, क्योंकि 3 घंटे तक गाड़ी में बैठने के बाद यह सवाल उठता है कि क्या किसी के आदेश का इंतजार था या फिर
शाम होने का इंतजार था ताकि भीड़ और ज्यादा हो, इसीलिए क्या इसका इंतजार किया गया कि ठीक ऐसे समय पर वो गाड़ी लेकर बाहर निकले, तब जबकि लोगों की भीड़, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो उस जगह पर जहां पर जाकर ब्लास्ट किया गया। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे भी बड़ा हमला करने का प्लान था? क्या इसके अलावा किसी और जगह जाकर हमला करने का प्लान था, या यही और इससे बड़ा प्लान था? तो क्या प्लान था दरअसल, और क्या उस प्लान को पूरी तरह से एग्जीक्यूट किया गया, या जल्दबाजी में यह धमाका किया गया तब जबकि बाकी तमाम साथी पकड़े गए थे? अभी तक की जांच में कई अहम सुराग मिले हैं। सारी कड़ियों को जोड़कर एजेंसियां पूरी साजिश का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। क्या कुछ जानकारी सामने आई है, उससे आगे की तफ्तीश की जाएगी। लाल किले के पास कार ब्लास्ट में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दिल्ली के इस बेहद भीड़-भाड़ वाले इलाके तक I-20 कार पहुंची कैसे? फरीदाबाद से यहां तक आने के लिए कार ने कौन सा रूट फॉलो किया? इसको लेकर TV9 भारतवर्ष के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। धमाके से पहले ये गाड़ी कहां-कहां दिखी, कहां-कहां से गुजरी, इन सवालों को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। देखिए, सुबह करीब 7 बजे ये गाड़ी फरीदाबाद के एशियन अस्पताल पहुंची थी। इसके बाद 8:13 पर यह कार बदरपुर टोल से आगे निकली। ठीक 7 मिनट के बाद 8:20 पर I-20 ओखला के पेट्रोल पंप पर देखी गई। अब तक की टाइमलाइन के हिसाब से यहां के बाद इसकी लोकेशन दोपहर 3 बजे के बाद ट्रेस हुई है। दोपहर 3:19 पर लाल किले की पार्किंग में कार की एंट्री हुई। पार्किंग से शाम के 6:48 पर गाड़ी के साथ उमर बाहर निकला और टारगेट की ओर बढ़ चला। इसके कुछ मिनट के बाद 6:52 पर लाल किले के पास कार में ब्लास्ट कर दिया गया। इस कार के मालिकाना हक की पूरी चेन भी अब तक सामने आ चुकी है। इस कार को पहले नदीम को बेचा गया, फिर फरीदाबाद के एक सेकंड हैंड कार डीलर को बेचा गया, बाद में गाड़ी आमिर ने खरीदी, उसके बाद तारिक ने, जिस पर भी फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने का संदेह है। इसके बाद मोहम्मद उमर ने इसे खरीद लिया। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियां आमिर और तारिक दोनों के बारे में और पुख्ता जानकारी जुटा रही हैं। ये जो गाड़ी थी वो फरीदाबाद के रॉयल कार जोन से खरीदी थी। तारिक ने ही, जो पुलवामा का रहने वाला, उसने ये गाड़ी रॉयल कार जोन फरीदाबाद से खरीदी थी। और अब ये सामने आया है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है उसका फरीदाबाद कनेक्शन भी है, क्योंकि सोमवार को ही फरीदाबाद में लगभग 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक जो है वो मिला था, और एक डॉक्टर जो था वो फरार बताया जा रहा है, जबकि 2 डॉक्टरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिनका नाम अदील था और मुजम्मिल था। इसके अलावा अब पुलिस को शक है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जो तीसरा फरार डॉक्टर उमर था ये शामिल हो सकता है। और क्या ये डॉक्टर उमर ही था जो कि उस गाड़ी के अंदर मौजूद था? फिलहाल जो I-20 गाड़ी का मालिक फिलहाल था तारिक, पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई थी, उसी पार्किंग पर हम इस वक्त मौजूद है। और ये देखिए, सुनहरी मस्जिद के ठीक सामने सबसे पहले इसी पार्किंग के अंदर लाल किले की पार्किंग है, जहाँ पर कार एंटर करती है दोपहर 3:22 के करीब। और यहाँ पर खास बात ये कि तकरीबन 3 घंटे तक गाड़ी इस पार्किंग के अंदर खड़ी रही है, लेकिन 3 घंटे तक जो गाड़ी के अंदर शख्स मौजूद था, जिसके डॉक्टर उमर होने का शक जताया जा रहा है, वो गाड़ी से बाहर तक नहीं निकला। इस पूरी पार्किंग में जगह जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन किसी भी कैमरे में वो गाड़ी से उतर कर नीचे खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया। और 3 घंटे पार्किंग लॉट के अंदर इंतजार करने के बाद गाड़ी शाम को 6:22 के करीब बाहर निकलती हुई दिखाई दी। और उसके बाद सीधा जो आप ये बाईपास देख रहे हो उससे होते हुए, मोरी गेट होते हुए वापस लाल किले की तरफ आती है, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 की तरफ आती है, और वहीं पर ब्लास्ट होता है। जांच एजेंसियां डॉक्टर उमर के हर लिंक को तलाश रही हैं। दिल्ली से लेकर फरीदाबाद और कश्मीर तक जांच हो रही है, क्योंकि इस घटना के तार कश्मीर के पुलवामा से जुड़ रहे हैं। क्योंकि जैश का डॉक्टर डेथ यानी उमर कश्मीर में पुलवामा का रहने वाला है। पुलवामा में एक जगह पड़ती है कोयल।
वो वहीं का निवासी है। उमर ने वर्ष 2015 में श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री ली। बाद में वहीं रेजिडेंट डॉक्टर बन गया। इसके बाद अनंतनाग के GMC में भी काम किया। फिर 2023 के आसपास फरीदाबाद शिफ्ट हो गया। पिछले कुछ वक्त से वो फरीदाबाद में ही रह रहा था। डॉक्टर उमर के बारे में एजेंसियों को ये पता चला है कि वो जैश का एक्सपर्ट था। VBED का मतलब है व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, यानी किसी भी वाहन में विस्फोटक लगाने का विशेषज्ञ था। टारगेट वाली जगह पर ले जाकर धमाका करने का एक्सपर्ट भी था। दिल्ली में हुए धमाके के बाद डॉक्टर उमर के पिता को हिरासत में लिया जा चुका है। मां और 2 भाई से भी पूछताछ की जा रही है। TV9 की टीम पुलवामा में उसके घर पहुंची। वहां उसकी भाभी ने बताया कि वो कभी कभी ही घर आता था। डॉक्टर उमर ने अंतिम बार अपनी मां से कहा था कि वो पढ़ाई कर रहा है और उसे बार बार परेशान ना किया जाए फोन करके। पुलवामा से TV9 की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये मकान जो है यही डॉक्टर उमर का मकान है। कल जो है शाम को ही पुलिस ने जो है उमर के भाई को भी जो है अपनी हिरासत में ले लिया है। इंक्वायरी चल रही है और सुबह जो है फिर से जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है यहाँ पे छापा मारने के लिए आई है। अभी सामने नाम आ रहा है दिल्ली ब्लास्ट में उमर का, तो आपको लगता है कि उनकी कुछ मेंटालिटी उस तरीके की थी? नहीं, मैं पूरी कॉन्फिडेंट के साथ कह सकती हूँ कि नहीं थी। लास्ट में कब बात हुई थी? जुम्मे के दिन फ्राइडे के दिन 3 ही दिन हो गए। तो क्या बताया था, खास क्या बात हुई थी? खास कुछ बात नहीं हुई थी, बस हाल चाल पूछा। बस बोला, हमने कहा हम घबरा गए हैं, आप घर क्यों नहीं आए, स्विच ऑफ क्यों रखा? बोला कि मुझे लाइब्रेरी में एग्ज़ाम है, मैं पढ़ने जाता हूँ। मैंने उसने लेकिन पहले से ही बोल के रखा था एग्ज़ाम है। तो ये बोल के रखा था कि एग्ज़ाम है, तंग ना करें। हाँ, तंग ना करें। हाँ, कॉल करके तंग ना करें, माँ को ज़्यादा परेशानी होती है ना। उसने बोला, माँ को ही बोला, मामा को बोला कि ज़्यादा फ़ोन मत करना, मुझे ज़्यादा परेशान मत करना। कितने लोगों को यहाँ से पुलिस ले गई है? क्या पड़ोसी तो उसकी नहीं, उसकी मदर को और उसके भाई उन 2 को बस। मदर को भी ले गए हैं? हाँ, सवेरे। कितने बजे पुलिस आई थी यहाँ? 10:30 शाम को? हाँ, रात को 10 साढ़े 10। और फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद 11 बजे फिर से आ गई, मेरे शौहर को ले गई। और फिर उसके बाद सुबह 4:45 शायद 4:45 उसके आसपास सर्च ऑपरेशन किया और चले गए। पढ़ाई लिखाई कर डॉक्टर बनने वाला उमर जैश से कैसे जुड़ा, उसे विस्फोटक कहां से मिला, ये कड़ी भी करीब सुलझ चुकी है। उमर को डॉक्टर आदिल का करीबी बताया जा रहा है। डॉक्टर आदिल अहमद भी कश्मीर का ही रहने वाला है। 9 दिन बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर आदिल को यूपी के सहारनपुर में एक अस्पताल से पकड़ा था। आदिल पर आरोप था कि उसने कश्मीर में जैश-ए मोहम्मद के समर्थन वाले पोस्टर चिपकाए थे। आदिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अनंतनाग के GMC अस्पताल में छापा मारा था। वहां आदिल के लॉकर से पुलिस को एक AK-47 और गोला बारूद मिला था। आदिल से हुई पूछताछ के बाद ही फरीदाबाद में छापेमारी हुई थी, जिसके बाद फरीदाबाद से एक और डॉक्टर मुजम्मिल शकील की गिरफ्तारी हुई। करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला। कहा जा रहा है कि यह विस्फोटक आदिल ने फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल शकील के पास रखवाया था। इसी दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि इस आतंकी खेल में एक और डॉक्टर उमर नबी भी शामिल है। पुलिस को उसकी तलाश थी, लेकिन डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद से डॉक्टर उमर घबराया हुआ था। सूत्रों से खबर है कि कल दिल्ली में उसने इसी हड़बड़ी में ब्लास्ट कर दिया है। इस धमाके के बाद हमारी टीम कश्मीर के अनंतनाग में डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल के घर भी पहुंची। इस दौरान इनके परिवार वालों ने क्या कुछ कहा, आप वो भी सुनिए। हम अभी जो है काजीगुंड के कुलगाम इलाके में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके ये डॉक्टर आदिल का घर है, जो कहा जा सकता है जिनकी गिरफ्तारी की वजह से ही पूरी परतें इस मॉड्यूल से खुल गई। कहीं ना कहीं डॉक्टर आदिल ने ही जो है GMC में अपने कैबिन से AK-47 का खुलासा किया था और उसके बाद से डॉक्टर मुजम्मिल का पकड़ा जाना और उसके बाद से एमोनियम नाइट्रेट की खेप जो है वहाँ फरीदाबाद से पकड़े जाना, कहीं ना कहीं यहाँ से ही कहा जा सकता है डॉक्टर आदिल की वजह से ही, उनके पकड़े जाने की वजह से ही ये पूरा मॉड्यूल जो है सुरक्षा बलों द्वारा बस्ट किया गया। विशेषकर
इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की भूमिका जो है वो बहुत बड़ी थी। और उसके बाद से कहा जा सकता है अभी जो दिल्ली में डॉक्टर उमर जो है जिसकी भूमिका अभी दिल्ली ब्लास्ट में सामने आ रही है, वो भी कहीं ना कहीं जो है इसी नेटवर्क का एक जो है मेंबर बताया जा रहा है। हम अभी पुलवामा में स्थित उसी घर में हैं जो कि डॉक्टर मुजम्मिल का है। बता दें आपको कि फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया था और एक बड़े कहा जा सकता है कि लश्कर और अंसार गज़वतुल हिंद के मॉड्यूल के सदस्य के तौर पे जो है उनकी गिरफ्तारी जो है फरीदाबाद में देखी गई थी। 2 गया गिरफ्तार, एक मुजम्मिल और मेरा अब्बास का। हम पक्का इंडियन है, तुम लोगों को सुनो ये इंडियन है कि नहीं ये पाकिस्तान है। पत्थर वत्थर है ना, हम पत्थर भी खाया इसीलिए। कुछ अंदेशा नहीं था मतलब ऐसा होने वाला है। जब हमें यहाँ पे रेड भी पड़ी ना, तो अब भी हमें ये नहीं था कि मतलब हमारा भाई इन्वॉल्वमेंट है इसमें, मतलब उसकी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। मतलब इतने साल हुए हैं यहाँ पे, हमने कभी कुछ नहीं देखा है, मतलब कोई FIR या कुछ आर्मी या कुछ ये मिलिटेंसी कुछ भी नहीं देखा है। हम ये पहली बार देख रहे हैं, इसीलिए ये शॉकिंग न्यूज़ है हमारे लिए। आपको अभी लगता है कि भाई, क्योंकि आपका, मुझे लगता है ये उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है, इसका पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। फोर्सफुली भी हो सकता है, उसको फोर्स किया होगा या किसी ने उसको बोला है कि नहीं ये इन्वॉल्व है इसमें, या अगर उनको उसके वहाँ कुछ मिला होगा उन्होंने क्यों नहीं, मतलब हम कैसे यकीन करें उन्होंने क्यों नहीं उसका ये वीडियो बनाया कि ये पहले हम जाएंगे अंदर, जैसे बनाते हैं वीडियोस, उन्होंने कुछ नहीं, हम कैसे यकीन करें कि नहीं ये इसमें इन्वॉल्व है। डॉक्टर आदिल, मुजम्मिल और उमर, इनकी कहानी तो आपने जान ली, लेकिन इस लिस्ट में लेडी डॉक्टर का भी नाम है। इस लेडी डॉक्टर का नाम है डॉक्टर शाहीन। कहा जा रहा है कि जैश के इस पूरे नेटवर्क में ये लेडी डॉक्टर शाहीन भी शामिल थी, जो मसूद अजहर के इशारे पर काम कर रही थी। डॉक्टर शाहीन लखनऊ के लाल बाग इलाके की रहने वाली बताई जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही काम कर रही थी। अभी तक की जानकारियों से पता चला है कि डॉक्टर शाहीन डॉक्टर उमर और मुजम्मिल शकील की दोस्त थी। पिछले करीब 3 वर्ष से मुजम्मिल के संपर्क में डॉक्टर शाहीन थी। पुलिस की छापेमारी के दौरान डॉक्टर शाहीन की कार से ही पुलिस को AK-47 राइफल मिली थी। सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि शाहीन ने कई बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। वो पिछले कुछ वर्षों से मसूद अजहर के संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी हुई थी। सूत्रों से सबसे चौंकाने वाली जानकारी ये मिली है कि ये लेडी डॉक्टर आतंकी मसूद अजहर की बहन के सीधे संपर्क में थी। इसे भारत में आतंकी महिला ब्रिगेड तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जैश-ए-मोहम्मद ने महिला आतंकियों की एक अलग विंग बनाई है, जिसका नाम है जमात उल मोमिनात, जिसका पूरा जिम्मा मसूद अजहर की बहन सईदा अजहर संभाल रही है। कहा जा रहा है कि इसी महिला आतंकी विंग का काम भारत में डॉक्टर शाहीन को दिया गया था। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस साजिश के लिए डॉक्टर शाहीन ने ही पैसे का इंतजाम किया। अभी तक की जांच में पता चला है कि शाहीन ने इलाहाबाद से मेडिकल की पढ़ाई की थी, जिसके बाद डॉक्टर शाहीन की कानपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर 2006 में तैनाती हुई। इसके बाद वो 2013 में अचानक गायब हो गई और बाद में बर्खास्त कर दी गई। टेरर नेटवर्क में नाम सामने आने के बाद लखनऊ में छापेमारी हुई। जैसे कि डॉक्टर उमर का नाम सामने आ रहा है, जो अब तक तस्वीर साफ हुई कि डॉक्टर उमर कार को चला रहा था I-20 को और उसके अंदर सवार था। जो शाहीन है वो डॉक्टर उमर के साथ इस मॉड्यूल का हिस्सा रही है। तो कहीं ना कहीं जैश-ए-मोहम्मद का हाथ अब इस ब्लास्ट में साफ तौर पर देखा जा सकता है।